खिलाना पिलाना कैसे करेंगे हम? सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इमीडिएट केयर, जो कि न्यूबॉर्न को प्रोवाइड करी जाती है केयर ऑफ न्यूबॉर्न में। वी स्टडीड की केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो ज़रूरी क्यों है। तब हमने पढ़ा था केयर ऑफ न्यूबॉर्न्स आर ऑफ टू टाइप्स, इमीडिएट केयर जो कि हमें विदिन 24 आवर्स प्रोवाइड करनी होती है, एंड देन देयर इज लेटर एंड रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न जो कि हम आफ्टर 24 आवर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको मुझे एक नेक्स्ट लाइन में कवर करना था। So here is my topic now, that is later and routine care of newborn. Okay, so later and new care of newborn में होता क्या है basically? Later care of newborn includes the care that baby needs after being transferred to postnatal ward. Postnatal ward का मतलब होता है जैसे बेबी की डिलीवरी हो गई, अब उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया, वार्ड में शिफ्ट कर दिया, दूसरा तीसरा दिन वी कैन से एट दैट टाइम ऑल्सो। और जब बेबी को हम मतलब डिस्चार्ज कर देते हैं, मदर एंड बेबी को डिस्चार्ज कर देते हैं, तो घर पर क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, दैट्स ऑल इंक्लूडेड दिस। हमने इमीडिएट केयर में पढ़ा था इसके बारे में ऑलरेडी कि इमीडिएट केयर में हमारे टोटल ऑफ 10 स्टेप्स आए थे जो कि हम इमीडिएट केयर में प्रोवाइड करते हैं। लेटर केयर में हमारे 7 स्टेप्स आते हैं जो लेटर केयर में हमें देने चाहिए। लेटर केयर मतलब जो आप आफ्टर 24 आवर्स में प्रोवाइड करोगे तो देयर इज नो इशू। ग्रूमिंग एंड इनिशिएटिंग फीडिंग, observation for early signs of disease, prevention of infections, care of bladder and bowel, maintenance of personal hygiene, parental teaching and follow-up. These are our 7 steps जो कि हम लेटर केयर में प्रोवाइड करते हैं न्यूबॉर्न को। एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में एंड बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे। आई अगेन मेंशन कि अगर आपको कोई भी डाउट कुछ भी आता है यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल चेक दैट। एंड अगर मुझे मतलब मैं प्रॉपर ट्राई करूँगी कि जो भी आपके इश्यूज और डाउट्स हैं आई विल क्लियर दैट। थैंक यू सो मच। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। रूमिंग इन में हमारा क्या आता है बेसिकली, आफ्टर बेबी इज ट्रांसफर टू द पोस्टनेटल वार्ड ही शी शुड बी नर्स बिसाइड मदर्स बेड। पोस्टनेटल वार्ड का मतलब है रूमिंग इन मतलब बेबी को एक ऐसे एरिया में रखो जहाँ पर वो मदर के साथ कनेक्शन में रहे, कनेक्टेड रहे मदर से। ऐसा नहीं एकदम अलग रख दिया। कभी कभार लो बर्थ वेट बेबी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, वो होते हैं ना, तो उनको मतलब मदर से एकदम अलग रखा जाता है। निको में रख दिया, पिको मतलब उसमें रख दिया, तो दैट्स अलग कर दिया जाता है उनको। लेकिन रूमिंग इन का मतलब होता है बेबी को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना जहाँ पर रूमिंग इन मतलब आसपास रहे, वो मदर के कनेक्शन में रहे। प्रमोट्स अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मदर बेबी इंटरेक्शन, वही बात आ गई, एंड बॉन्डिंग, रिलीव मदर एंजाइटी। रूमिंग इन इसलिए बोला जाता है बिकॉज जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो उसका सबसे पहला बॉन्ड कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मदर से ही बनता है। इससे दोनों को फायदे हैं। बेबी को क्या फायदे हैं, बेबी हाइपोथर्मिया से बचेगा क्योंकि जब मदर के साथ रहेगा स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट रहेगा, फियरलेस बन जाएगा। फियरलेस लाइक उसको मतलब एक समझ रही, छोटे से बेबी में किस चीज़ का फियर होगा, उस तरीके से वो फियरलेस बनेगा। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो पाएगी, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो पाएगी। मदर को बेसिकली क्या बेनिफिट होता है व्हेन एवर अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो सबसे पहले मदर को होता है दैट शी वांट्स टू लुक हर चाइल्ड, कि उसको अपने बच्चे को देखना है। तो अगर वो बच्चा अगर हम मदर के पास रखेंगे तो मदर की एंजाइटी कम होगी। तो रूमिंग इनका ये फायदा होता है कि बेबी को मदर के साथ रखना, मदर से दूर नहीं रखना। बहुत ईजी है रूमिंग इनका मतलब। इनिशिएटिंग फीडिंग का मतलब क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, प्रेफरेबल विद इन 30 मिनट्स और 1 hour of birth, baby should be put to breast. Baby must receive colostrum secreted during first 2 to 3 days after birth. Colostrum is rich in protective antibodies, so provide, यहाँ पर आई गेस एक वर्ड दिसेंगे, सो प्रोवाइडेड। सो इनिशिएटिंग फीडिंग का मतलब क्या है, फीडिंग को इनिशिएट करना। बहुत मतलब आजकल के टाइम पर अगर वी आर टॉकिंग तो बहुत सारे लोग लाइक वो क्या कहते हैं, बेबी को दूसरी फीडिंग देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं मानते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए करा एंड देन दे इग्नोर इट कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटिंग होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि बेबी को हाइपोग्लाइसीमिया की दिक्कत होती है। अब आप सोचोगे हाइपोग्लाइसीमिया छोटे बच्चे में, यस ऑर्गन्स तो उसमें भी हैं, पार्ट तो सब उसमें भी है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होकर आया है तो उसकी बॉडी, उसका लिवर अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि वो ग्लाइकोजन को तोड़े। ग्लाइकोजन होता ही नहीं कि वो तोड़कर उसको एनर्जी प्रोवाइड करे। इसलिए बेबी हाइपोग्लाइसीमिया की सिचुएशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं आफ्टर बर्थ। इसलिए बोला जाता है कि अगर एक बेबी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी अगर बेबी की हुई है तो 30 मिनट से 1 hour के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग दे देनी चाहिए। मतलब मदर को बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग दे देनी चाहिए 30 मिनट से 1 hour के बीच में। लेकिन अगर लाइक नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है, सिजेरियन हुआ है और थोड़ा अलग तरीके से मतलब बेबी को करा गया है, जैसे वैक्यूम डिलीवरी हुई है बेबी की,
तो उसमें यू कैन टेक अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स, बिकॉज मदर को कुछ टाइम लगता है होश में आने के लिए, अपने आप को भी संभालने के लिए। बट ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर देना टाइम से बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उस ब्रेस्ट फीडिंग, एक तो वह है वो बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट कर लेगा अगर उसकी बॉडी में कुछ जाएगा। सेकेंड, इसका मेन रीज़न क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग इसलिए इनिशिएट करनी चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है? इम्यूनोग्लोबिन ए। IgA सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग में, जो कि बेबी को रीसेंट होने वाले इन्फेक्शन, जैसे कि वो बॉर्न हुआ है, किसी की इन्फेक्शन से कॉन्टेक्ट में आना है, जिस भी चीज़ से, उससे बचा के रख सकता है। यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी है, मस्ट बी इनिशिएटेड, कब इनिशिएट करनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, जो मदर का फर्स्ट मतलब ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा पाया जाता है और उसको बहुत ज़्यादा इनरिच मानते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स में, तो बेबी को वो भी प्रोवाइड ज़रूर करना चाहिए। मस्ट रिसीव कोलेस्ट्रॉल इफ सीक्रेटेड ड्यूरिंग, और मतलब साइंटिफिकली भी ऐसा माना जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कम से कम 6 मंथ्स बेबी की चलनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत एनरिच्ड होती है, बेबी के लिए बहुत अच्छी होती है। इम्यूनोग्लोबिन्स उसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि बेबी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। सो इट्स मीनिंग ऑफ इनिशिएटिंग फीडिंग। ऑब्जर्वेशन फॉर अर्ली साइंस ऑफ डिसीज, पेरेंट्स को समझाना है, और अगर वो बेबी प्री पोस्टनेटल वार्ड हॉस्पिटल में ही है तो नर्स को, डॉक्टर्स ना जो भी राउंड पे आते हैं, उनको ध्यान रखना है कि बेबी में ये अर्ली साइंस ऑफ डिसीज दिख तो नहीं रहे हैं। डेली रूटीन होगा, एग्जामिनेशन होगा, मदर एंड बेबी दोनों का, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते। नर्स को खासकर ध्यान रखना है कि कई बेबी में ये डेंजर साइन तो नहीं है। कौन से डेंजर साइन? व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर कुछ डेंजर साइन है जिनको मैंने मेंशन किया है। फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ। आई होप सो दैट आप में से कुछ लोगों को पता होगा मेकोनियम का मतलब क्या है। चलिए मैं बताती हूँ मेकोनियम का मतलब क्या होता है। मेकोनियम फर्स्ट स्टूल होता है जो कि बेबी पास करता है आफ्टर बर्थ, कभी कभार आफ्टर बर्थ और कभी कभार इन बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ ही कर देता है, जिससे उसको अलग तरीके का डिसीज होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। मेकोनियम का मतलब क्या है? फर्स्ट स्टूल पास्ड बाय बेबी, और वो बहुत ग्रीनिश कलर का होता है। तो अगर बच्चा पैदा होने के 24 आवर्स में मेकोनियम पास नहीं कर रहा, इट इज़ अ डेंजर साइन। अगर बच्चा पैदा होने के 24 घंटे बाद ही, यहाँ पर मेंशन करा हुआ है 48 आवर्स, बट इट्स 24 to 48 आवर्स, उसमें अगर बच्चा यूरिन पास आउट नहीं कर रहा, इट इज़ अ डेंजर साइन। अगर बेबी की बॉडी में कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है वैक्यूम डिलीवरी करी हो, कहीं चोट लग गई हो, कुछ हो गया हो, अगर किसी भी साइड से बेबी की ब्लीडिंग हो रही है, फीडिंग नहीं ले पा रहा, फीडिंग नहीं ले पा रहा अच्छी तरीके से, लाइक एक तरीके का प्रॉब्लम होता है ना कि बच्चा जो है उस चीज़ को ग्राब नहीं कर पा रहा, तो फीड वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहा, उसके अंदर वो वाला फीडिंग इनिशिएटिंग ही नहीं हुआ है कि वो अच्छी तरीके से फीड ले। एक्सेसिव क्राइम, बहुत ज़्यादा रो रहा है, और अनड्यू लेथार्जी। लेथार्जी आप कैसे नोटिस करोगे? जो नए बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़े बहुत हाथ पैर मारना, रोना, ये सब एक्टिविटीज़ होती रहती है। अगर उनमें ये नहीं हो रही, इट्स अ काइंड ऑफ डेंजर साइन। जॉन्डिस विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। बच्चे को 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जॉन्डिस आर ऑफ बेसिकली 2 टाइप्स नियोनेट्स में, पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। जो 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है उसको हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, उसके होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हाइपोथर्मिया भी हो सकता है और हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। सीजर्स, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग हो रही है बच्चे को, डायरिया हो गया। डायरिया में ना क्या होता है, जो फॉन्टेलस होते हैं ना बेबी के, जो अभी तक प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेलस, वो अंदर की तरफ सप्रेस होने लग जाते हैं, वो डायरिया का सिग्नल देते हैं। ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, एविडेंस ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन, ओरल थ्रश हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, कहते हैं ना आंखें लाल पड़ जाना, आईज इन्फेक्शन शो करती है जो कि, इन्फ्लेमेशन होना अम्बिलिकल कॉर्ड पे एंड पोस्टल जोन्स के। इन्फ्लेमेशन होना जो हमने बताया था कि हमें अम्बिलिकल कॉर्ड 5 सेंटीमीटर तक काटनी है और उसको तब तक ऑब्जर्व करना है इन्फ्लेमेशन के लिए जब तक वो प्रॉपर तरीके से शेड ऑफ ना हो जाए। तो अम्बिलिकल कॉर्ड वाली साइड पर अगर कोई रेडनेस है, इचनेस है, इन्फ्लेमेशन है, कुछ भी है, इट्स अ काइंड ऑफ डेंजर साइन। सो नर्स को वो ऑब्जर्व करने हैं और वो जाकर फिजिशियन को बताने। दीज आर सम ऑफ द डेंजर साइन जो कि हमें बेबी में देखने को। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। The neonates defensive cell WBC are not well mature, so they are susceptible to infection. न्यूनेट्स जो होते हैं उनके WBC, जैसे कि हमने पढ़ा हाइपोथर्मिया में कि बेबी का जो सेरिबेलम होता है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता कि वो थर्मोरेगुलेशन कर पाए। सेम हमने पढ़ा उनका लिवर इतना वो नहीं होता कि वो ग्लूकोजन को तोड़ पाए, फैट्स को तोड़ पाए। और सेम हमने यहाँ पढ़ा है कि बेबी के WBC इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं होते कि वो बेबी को इन्फेक्शन से बचा पाए। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स। अब आप इसको रोक कैसे सकते हो? देखो, फॉलोइंग थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले क्या है, और पर्सनल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद बेबी शुड बी फ्री।
जितनी भी चीज़ें बेबी के कांटेक्ट में आ रही है, मदर के क्लोथ्स, हैंड्स, एनीथिंग जो भी बेबी के कांटेक्ट में आ रहा है वो क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए। हैंड वॉशिंग शुड बी प्रैक्टिस डेली, हैंड वॉशिंग को डेली प्रैक्टिस में ऐड कर लेना चाहिए। पर्सनल हाइजीन ऑफ मदर एंड बेबी शुड बी मेंटेन, पर्सनल हाइजीन मदर की भी और बेबी की, बेबी जो है सबसे ज़्यादा मदर के पास रहता है, मेंटेन होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर्स, लोग आते जा रहे लाइक ज़्यादा लोगों को नहीं आने देना चाहिए, बिकॉज छोटा बेबी है तो उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब भी कोई बेबी को टच कर रहा है, बेशक 2 मिनट बाद ही, तो दैट पर्सन शुड मेंटेन प्रॉपर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉश उसके होने चाहिए ताकि इन्फेक्शन प्रिवेंट रहे, क्योंकि बेबी छोटा है अभी और उसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो पाता कि वो अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर पाए। केयर ऑफ ब्लेडर एंड बॉवल, जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा कि अगर बेबी का म्यूकोनियम, जो हम कहते हैं फर्स्ट स्टूल, पास नहीं होता 24 आवर्स में एंड यूरिन, तो इट्स अ डेंजर साइन। इफ न्यूनेट फेल्स टू पास म्यूकोनियम एंड यूरिन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, नोटिफाइड टू फिजिशियन। इसमें हमें एक चीज़ और क्या देखते हैं, जो यूरिन आउटपुट होता है ना बेबी का, वो 200 to 300 ml होता है बाय एंड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। सो न्यूनेट्स वर्ड अबाउट, बच्चा जो है वो 200 से 300 ml यूरिन पास आउट करता है। उसकी फीडिंग भी 2-2 घंटे बाद दे रहे हैं, तो 12 बार दी उसको फीडिंग, तो समझो मतलब ऐसा माना जाता है जितनी बार आप बेबी को फीडिंग दोगे उतनी बार वो यूरिन पास आउट करेगा। इसी वजह से बेबी का जो यूरिन पास आउट होता है वो भी वो कम से कम दिन में 15 to 20 टाइम्स करता है। मेक श्योर द डाइपर एरिया शुड बी क्लीन विद माइल्ड सोप एंड वाटर। बहुत सारे लोग बार बार क्लीन करने के उससे बेबीज़ को लाइक डाइपर्स पहनाना प्रेफरेबल करते हैं। अगर आपने डाइपर्स पहनाया है देन मेक श्योर यू शुड हैव टू चेंज इट ऑन टाइम, और उसको प्रॉपर एरिया को क्लीन करना है ताकि वहाँ पर बेबी को रैशेस ना हो, इन्फेक्शस ना हो जाए, क्योंकि वो यूरिन पास आउट कर रहा है क्लीन नहीं हो रहा है वो एरिया, तो इट मे बी कॉज इन्फेक्शन टू दी न्यूनेट्स। बेबी शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, बेबी को हमें क्लीन एंड ड्राई रखना है, उस एरिया को प्रॉपर क्लीन करा, फिर उसको ड्राई करो। वहाँ पर बेबीज़ का जो पाउडर आते हैं जॉन से लाइक वट एवर, जो भी चीज़ें मतलब बेबी की हेल्थ से उनकी स्किन को एक तरीके से रिलैक्स प्रोवाइड करे, हार्श ना बने उनकी स्किन के लिए, वो अप्लाई करना है और बेबी को हमें प्रोटेक्टेड रखना है। और ये सब चीज़ें नोट करनी है। अगर बेबी ने मेकोनियम पास नहीं करा, 24 घंटे में यूरिन पास नहीं करा, यू हैव टू इन्फॉर्म टू फिजिशियन अबाउट दिस। पर्सनल हाइजीन कैसे बना सकते हैं? हाइजीन शुड बी मेंटेन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हाइजीन इसलिए बनाई जाती है ताकि जो बच्चा है वो इन्फेक्शन से बचा रहे। द स्पॉन्ज बाथ शुड बी गिवन टू बेबी डेली इन समर एंड ऑल्टरनेट इन विंटर्स। यहाँ पर लिखा है, एक तो सबसे पहले बेबी को स्पॉन्ज बाथ देनी है, ये नहीं कि प्रॉपर पानी उसके ऊपर डाल रहे हैं, स्पॉन्ज बाथ दो, अच्छे से बाथ दो। यहाँ पर लिखा है समर में डेली और विंटर्स में ऑल्टरनेट। लिखने का मतलब ये नहीं है कि अगर बेबी समर में बीमार है, कुछ भी उसको प्रॉब्लम है, तो भी आप उसको नहला रहे हो, नहीं। यू हैव टू सी द कंडीशन ऑफ द बेबी, और अगर आपको दिख रहा है वो ठीक नहीं है, देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको उसको बात देना ही देना है। अगर बेबी ठीक है, उसकी हेल्थ वगैरह सब ठीक चल रहा है, देन यू कैन गिव द स्पॉन्ज बाथ टू बेबी एवरी डे इन द समर एंड ऑल्टरनेट इन विंटर्स। स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू स्किन क्रीजेस। स्किन पे जो निशान पड़ जाते हैं ना, वहाँ पर ध्यान देना, स्पेशली कौन सी जगह पे, एक्जीला पे, नेक पे, ग्रॉन एरिया पे, थाइस पे। और ध्यान देना है जब बेबी बॉर्न होता है, अगर उसकी बॉडी पे वर्निक्स कैसियोसा लगा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वर्निक्स कैसियोसा एक लेयर होती है, क्रिस्टी लेयर होती है बेबी की बॉडी को जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, उसको हमें प्रॉपर तरीके से रब ऑफ नहीं करना। थोड़ा बहुत आप हटा सकते हो, कंप्लीट आपको उसको रब ऑफ नहीं करना बेबी की हाइजीन मेंटेन करते टाइम। अम्बिलिकल जो कॉर्ड है, अगर वो शेड ऑफ नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपर तरीके से बीटाडीन के सॉल्यूशन से आप क्लीन कर सकते हो, एक क्लीन टॉवल का यूज़ करके भी उसको साफ कर सकते हो। कॉर्ड को ड्राई होने देना है, मतलब गीला नहीं छोड़ना है, और वो कुछ टाइम बाद अपने आप गिर जाएगी मतलब शेड ऑफ हो जाएगी विद इन 10 to 14 डेज। आफ्टर गिविंग बाथ ड्राई द बेबी एंड पुट ऑन, और बेबी को कुछ ऐसे चुभने वाले कपड़े नहीं पहनाने हैं, उनको ड्राई करो, उनके ऊपर सॉफ्ट क्लोथ्स पहनाओ जो कि उनको इरिटेट ना करे, उनकी बॉडी के लिए अच्छे हो, उनको कंफर्ट प्रोवाइड करें। सो ये है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। Parental teaching and follow-up very important. Parents are taught to observe the child's daily behavior related to feeding, sleep, activity, cry, elimination, etc. जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं ना, समटाइम्स दे आर अफ्रेड ऑफ, बिकॉज उनको नहीं पता होता कि बच्चा ज़्यादा क्यों रो रहा है, उसको कब भूख लगे, कब प्यास लगे, कब एलिमिनेशन है, बिकॉज अ चाइल्ड्स ओनली वे टू एक्सप्रेस देयर इमोशन इज क्राइम। भूख पर भी, सोने पर भी, एलिमिनेशन में भी, एनीथिंग। सो उसके ऊपर मतलब पेरेंट्स को टीच करना है, आपको बच्चे के डेली बिहेवियर देखने हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, इट्स ऑल्सो अ डेंजर साइन। अगर वो बिल्कुल नहीं रो रहा है, इट्स ऑल्सो अ डेंजर साइन। पेरेंट्स नीड टू बी टोल्ड अबाउट, पेरेंट्स को बताना है कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है। जैसे कि बताया जाता है कि सर के नीचे एक हाथ होना ही चाहिए, बिकॉज उनके फॉन्टेलेस अभी प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हुए होते हैं। बेबी को बात कैसे देना है, उनकी आई की केयर कैसे करनी है, कॉट की केयर कैसे करनी है, कौन कौन से न्यूट्रिशन बेबी को देने हैं,
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताना है बेबी का पूरा, कि अभी उसको ये वाली वैक्सीन लग गई है, इस टाइम पर ये वैक्सीन लगनी है, इस टाइम पर ये वैक्सीन लगनी है, बिकॉज 10 to 16 ईयर्स तक के बीच तक बेबी का वैक्सीनेशन वो चलता ही रहता है। धीरे धीरे बड़ा हो गया, अडल्ट एज में आ गया, देन तो वो प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी पेरेंट्स को समझाना है। पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड द डेंजर, जो हमने पीछे डेंजर साइन पढ़े मेकोनियम के, रेडनेस के, इन्फ्लेमेशन के, जितने भी पढ़े हैं उनके बारे में पेरेंट्स को बताना है दैट इफ दे सी एनी काइंड ऑफ डेंजर साइंस इन देयर बेबी दे शुड require immediate hospitalization. So there are our 7 type of later routine care जो कि हम बेबी को प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से थे हमारे? सबसे पहला था रूमिंग एंड, आसपास रखना बेबी को मदर के, फीडिंग को इनिशिएट करना ताकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, मदर और बेबी का कनेक्शन बन पाए, बॉन्ड अच्छा बन पाए, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना अर्ली साइंस ऑफ डिसीज के, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन करना, ब्लेडर और बॉवल को केयर प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस करना पर्सनल हाइजीन की, एंड पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलोअप। सो इट्स ऑल अबाउट द लेटर एंड रूटीन केयर, जो कि हमारा यूनिट 3 का पार्ट है। वी ऑलरेडी कवर्ड द इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड देन in this video we covered the later and routine care of the newborn. In next video I will try to cover the all the next parts like lower baby and the kangaroo mother care. So stay tuned. और अगर आपको इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की वीडियोस एंड उसका है like the videos you want on a specific topic can mention in the comments. इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ अगर आपको लगी हो इस तरीके से नहीं है whatever you can mention in the comments also. And thank you so much for your time.